हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील सर फ्रॉम सरदाना ट्यूटोरियल्स। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। चलिए, आज जो हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये एसएससी CHSL 10+2 टियर 1 का एग्ज़ाम है। और ये जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं ये पेपर कंडक्ट हुआ था 5 जुलाई 05/07/2019 और शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। शिफ्ट फर्स्ट, कौन सी शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये पेपर का डिटेल रहा एसएससी CHSL 10+2 टियर 1 और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 5 जुलाई 2019 शिफ्ट फर्स्ट में। क्लियर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने पेपर डिस्कशन की और लाते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इफ a² + b² = 135 and ab = 7 where a is greater than 0 and b is also greater than 0 then the value of a³ - b³। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए a² + b² इक्वल बच्चों क्या दिया है 135। a² + b² इक्वल 135 और ab इक्वल क्या गिवन है 7। ठीक है ना। एक काम करते हैं, a - b का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² - 2ab होता है ना। यहाँ पर a² + b² की वैल्यू देखो क्या है 135। तो यहाँ पर इतने की जगह हम क्या लिख देंगे 135 - 2 ab की वैल्यू क्या है 7। तो 2 × 7 फाइनली क्या हो गया 135 - 7 2 = 14। 135 - 14 करेंगे तो आएगा 121। तो a - b का जो होल स्क्वायर है बच्चों ये कितना आ गया 121। तो इससे a - b की वैल्यू क्या आ जाएगी 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का। इट मीन्स a - b की वैल्यू क्या आ गई 11। हमको ये पता चल गया, हमें केवल ये पता था कि a² + b² की वैल्यू 135 है और ab की वैल्यू है 7। तो a - b का होल स्क्वायर हमने लगाया तो a² + b² - 2ab होता है। a² + b² की वैल्यू रखी, ab की वैल्यू रखी, जिससे a - b की वैल्यू हमको पता चल गई। तो हमसे पूछा क्या गया है a³ - b³ देन a³ - b³ इक्वल क्या होगा ये होता है a - b a² + b² + ab। a² + b² + ab ये होता है। a - b की वैल्यू हमें पता चल गई है 11 है इंटू a² + b² इक्वल कितना है बच्चों 135 है प्लस ab की वैल्यू क्या है ab की वैल्यू 7 है +7 यही तो होगा। कितना हो गया 11 × 135 + 7 तो 142 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 = 22 मीन्स 2, 11 4 = 44 and 2 46 4, 11 1 = 11 and 4 15। तो इस तरीके से बच्चों a³ - b³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 1562 और 1562 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। देख लो क्या किया गया है, हमने बस a - b का होल स्क्वायर लगाया। a - b का होल स्क्वायर लगाने की वजह थी क्योंकि a³ - b³ पूछा गया था और ये हमें पता है ये क्या होता है a - b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab, मतलब हमें a - b की वैल्यू चाहिए थी इसलिए ये लगाया। तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² - 2ab। a² + b² की वैल्यू हमें पता है, ab की वैल्यू पता है। तो इससे a - b का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 121। तो इससे a - b की वैल्यू क्या आ गई 11। अब हमसे पूछा गया था a³ - b³। तो a³ - b³ क्या होता है a - b a² + b² + ab, सभी की वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 1562 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ए में दिया है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 15 of 8 + 6 + 27 - 3 डिवाइडेड बाई 6 + 4 है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए
बॉडमास रूल पर आधारित है, तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑफ आता BODMAS होता है, तो O का नंबर पहले आता है, तो पहले ऑफ सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट इसके बाद पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट चूंकि अलग से दिया तो उसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो 15 8 जा 120 हो गया बच्चों। कितना हो गया? 120 + 6। अब बात करते हैं ब्रैकेट की। तो देखो 27 - 3, 27 में 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 6। तो 24 को 6 से डिवाइड कर दिया, प्लस का 4 ऐसे लिख दिया। क्लियर? तो फाइनली ये क्या हो गया? 120 + 6 प्लस 24 को 6 से डिवाइड किया बच्चों, कितना आ गया? 4। 4 + 4 कितना हो गया? 8। तो ये हो जाएगा आपका 120 + 6 + 8, 126 एंड 8 134। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 134। और 134 देखिए कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? वो ये क्वेश्चन था। तो हमने 15 ऑफ 8, ऑफ का फिजिकली मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई से। तो 15 8 जा 120 हो गया, प्लस 6 एज इट इज लिख दिया, प्लस अब हम ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। तो 27 - 3 दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 6 कर दिया, प्लस 4 जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। ये 120 + 6 प्लस 24 को 6 से डिवाइड किया तो 4, 4 + 4 8, 120 + 6 + 8। तो इस तरीके से 134 इसका आंसर आ गया। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट A and B if AB = 10 सेंटीमीटर and the distance between the centers of circles is x centimeter, then the value of x। 2 सर्कल्स हैं, एक ये सर्कल है इस तरीके से, एक दूसरा सर्कल है इस तरीके से, और दोनों सर्कल्स जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये पॉइंट है ए और बी, ये पॉइंट है ए बी। इसका सेंटर ये मान लिया ये है, इसका सेंटर बच्चों ये है। चले, एक की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस क्या है बच्चों? 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस क्या है? 9 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? ये 9 है, ये 7 है। ए बी इक्वल 10 दिया है। ए बी मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 10। अब एक काम करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। तो ये इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। ए बी इक्वल 10 है, तो डेफिनेटली ये जो पार्ट होगा ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक ये 5 होगा। इसी तरीके से ये कितना होगा? ये भी 5 होगा। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। अब देखिए, ये एंगल हमेशा बच्चों क्या होता है? 90 डिग्री बनता है। ये एंगल भी क्या होता है? 90 डिग्री बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसमें हम बात करें तो OC1 निकाल सकते हैं ना। तो OC1 इक्वल क्या आ जाएगा? OC1 इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल क्या होगा? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? OC1 इक्वल हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, है ना। तो OC1 इक्वल क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 49 माइनस 25 24, अंडर रूट क्या हो जाएगा? 24। OC1 इक्वल क्या हो गया बच्चों? 24। तो इसको लिख सकते हैं OC1 इक्वल 4 बार हो जाएगा, तो 4 6 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 6, इतना आ गया। इसी तरीके से बात करें हम अगर इस ट्रायंगल में, तो इसमें देखिए ये 9 है, ये 5 है, हमें OC2 निकालना है। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये OC2 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 माइनस 25 कितना हो गया? 11 5 6 और यहाँ 7 2 5 56, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 56 मीन्स 2 रूट 14, है ना। तो OC2 की वैल्यू बच्चों ये आ गई, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ये 2 रूट 6 है, ये 2 रूट 14 है। एक काम करते हैं, हमसे सेंटर्स के बीच की दूरी पूछी गई, C1 C2 पूछा गया, ये पूछा गया C1 C2। तो C1 C2 इक्वल क्या होगा बच्चों? C1 C2 क्या होगा? दोनों को ऐड कर देंगे, मीन्स OC1
प्लस OC2, OC1 मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों को ऐड कर देंगे तो C1 C2 आ जाएगा। अब OC1 की वैल्यू क्या है 2√6 है ना, और इधर कितना आ रहा है प्लस 2√14 आ रहा है ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कॉमन हो जाएगा, ये √6 प्लस √14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2√6 प्लस √14। देख लो 2√6 प्लस 14 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया सा, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन था बच्चों। फिर से समझ लो, एक ये सर्कल था जिसका सेंटर था C1, एक ये सर्कल था जिसका सेंटर था C2, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे थे और इनके कटान बिंदु थे, इंटरसेक्शन पॉइंट A और B थे, AB इक्वल 10 था। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 5 बिल्कुल बराबर होंगे। इस एक सर्किल की रेडियस 7 थी, एक सर्किल की रेडियस 9 थी। अब यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, इधर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम बात करें तो OC1 अगर हमें ये निकालना तो क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो इस तरीके से OC1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई सॉल्व करके 2√6। इसी तरीके से इस ट्रायंगल को जब हमने सॉल्व किया तो OC2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2√14, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें सेंटर्स के बीच की दूरी C1 C2 बतानी थी, तो C1 C2 इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे भाई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, दिस प्लस दिस, तो C1O प्लस C2O या OC1 प्लस OC2 दोनों को ऐड किया, फिर 2 कॉमन हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The given bar graph presents the imports and export of an item manufactured by company for the 5 financial years, और इसका जो फिगर दिया है वो ये दिया है। 5 वित्तीय वर्ष दिए हैं 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 17-18। जो हल्का ब्लू कलर है वो एक्सपोर्ट को शो करता है, और जो डार्क ब्लू कलर है वो इंपोर्ट, मतलब ये आपका निर्यात है और ये क्या है, आयात है ना। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पांचों वित्त वर्ष के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात का अनुपात क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इंपोर्ट्स टू टोटल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द 5 फाइनेंशियल ईयर्स। 5 वित्त वर्ष के दौरान टोटल आयात और टोटल निर्यात, मतलब टोटल एक्सपोर्ट और टोटल इंपोर्ट का जो रेशियो है वो कितना है वो देखना है। चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट टोटल कितना है। तो देखो एक्सपोर्ट है 638, फिर यहाँ पर है 1256, फिर यहाँ पर है आपका 1661, फिर है 1538, फिर है 1305, सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 6, 14, 1, 15, 8, 23, 5, 28, 2, 3, 5, 5, 10, 6, 16, 16, 3, 19 मीन्स 9, 7, 2, 9, 6, 15, 5, 23, 4, ये आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया टोटल एक्सपोर्ट। क्या आ गया, टोटल एक्सपोर्ट क्या आ गया, टोटल एक्सपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं टोटल इंपोर्ट की। टोटल इंपोर्ट देखिए, मतलब अब डार्क वाला देखना है तो ये कितना दिया है 824, 1014, 1014, 1137, 1137, 1513, 1513 और 1658 ऐड करेंगे। 4, 4, 8, 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18 और 8, 26, 2, 2, 4, 1, 5, 3, 8, 1, 9, 5, 14, 4, 8, 1, 9, 1, 10, 5, 15, 6, 21, 2, 4, 6, 6, 1, 4, 6। ये आ गया टोटल इंपोर्ट। टोटल इंपोर्ट आ गया। क्या आ गया बच्चों, टोटल इंपोर्ट। अब हमें दोनों चीजें पता है, टोटल एक्सपोर्ट और टोटल इंपोर्ट, तो इन दोनों का रेशियो बताना था। तो 6398 रेशियो 6146, तो 2 से डिवाइड होने वाली नंबर है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6,
2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, इधर कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 0 7, 3 1 9 9 3 0 7 3। ये आंसर देखो कहाँ पर दिया है, 3 1 9 9 3 0 7 3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, 3199 रेशियो 3073। यही आ रहा था ना, 3199 3073। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का योगफल सर्वाधिक है? इन विच फाइनेंशियल ईयर टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज द हाईएस्ट। कौन सा ऐसा वित्तीय वर्ष है, कौन सा ऐसा फाइनेंशियल ईयर है जिस वित्तीय वर्ष में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो सम है वो सबसे ज्यादा है? तो चलिए देखते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सम सबसे ज्यादा कहां पर है। अगर हम यहां पर देखें इस साल तो 6 8 1400 के करीब आएगा, ये 12 10 2200 के करीब आएगा, ये 16 11 कितना हो जाएगा 2700 के आसपास आ जाएगा, ये 15 15 30, यहाँ 16 और 13 29। तो सबसे ज्यादा बच्चों कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है 15 15 30, मतलब 3000 से भी ज्यादा आ रहा है, 3000 से भी ज्यादा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 2016 एंड 2017। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 2016 एंड 2017, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 2016 2017 में ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो सम है वो सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में आयात में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है? इन विच फाइनेंशियल ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स इज द हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। किस वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में आयात में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा है? आयात में देखना है, आयात इंपोर्ट में मतलब डार्क वाला। तो देखो ये 824 है, ये 1014 है, 824 1014 लगभग 200 की बढ़ोतरी हुई। 200 800 का क्या होता है 25%, मतलब यहाँ लगभग 25% की बढ़ोतरी है। यहाँ 1014 से 1137 है, ये 25% से भी कम है। यहाँ पर 1137 से कितना है 1500, सबसे ज़्यादा यहीं पर है। इससे ये देखो 1137 से 1500, लगभग 1100 के बेस पर 400 बढ़ा है, लगभग 40% के आसपास आ रहा है। तो किस वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा है? इसमें सबसे ज़्यादा 2016 2017 में है ना, जो कि 40% के आसपास है। 2016 2017 में ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 वित्त वर्ष के दौरान टन में औसत कितना है? किसका? एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का एवरेज बताना है पांचों में। तो एक्सपोर्ट का एवरेज देखिए क्या है। एक्सपोर्ट मतलब जो लाइट कलर है इसको देखना है, और लाइट कलर वो कौन सा था? लाइट कलर ये जो हम लोग यहाँ पर ये देख चुके थे, जो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके लिए हमने ये सॉल्व किया था, तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डेटा हमारे पास है। तो सभी का सम क्या आ रहा है 6398। हमसे एवरेज पूछा गया, तो 5 वित्तीय वर्ष है, 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 बचेगा 39 हो जाएगा, तो 5 7 जा 35, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, तो 5 9 जा 45.6, तो 1279.6, 1279.6, 1279.6 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया। तो इस तरीके से बच्चों डीआई के हमारे 4 के चारों क्वेश्चंस बहुत आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चंस थे, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर ली, कहीं कोई इश्यू नहीं। और हम बार बार कहते हैं जो एसएससी के एग्जाम में जो सबसे सिंपल जो पोर्शन पूछा जाता है वो डीआई का ही होता है। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये किसी भी कीमत पे आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत होने का मतलब है फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप में है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा कुछ वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद हम फिलहाल यही करते हैं कि ये क्वेश्चन तो किसी से गलत होते ही नहीं है, लेकिन अगर किसी से गलत होते हैं तो उसके सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ, डेफिनेटली लगा हुआ है। अब जरूरत इस बात की कि आप उस प्रश्न चिन्ह के बाहर कैसे निकल पाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मुश्किल है, हम ये भी नहीं कह रहे कि असंभव है, संभव तो है ही नहीं। यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप में इम्प्रूव करना है, अपने आप को निखारना है, बहुत ज़्यादा कुछ करना है,
और इसके बाद आप अचीव कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A car covers 25 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour more, it would have taken 10 hours less for the same journey. What is the speed of car? कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो उसी यात्रा में 10 घंटे कम लगते, तो कार की गति क्या है? एक काम करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार, कार की जो गति है, स्पीड ऑफ कार है वो क्या है बच्चों? x है। स्पीड ऑफ कार क्या है? x है। अब ये x डिस्टेंस है, वो सॉरी x स्पीड है और कितना डिस्टेंस गिवन है? 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो 25 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गई किस स्पीड से? x की स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा? 25/x। क्यों? क्योंकि टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर अगर स्पीड बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी गई, पहले x थी तो अब क्या हो जाएगी? x + 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी ना, और डिस्टेंस तो अभी भी वही है। तो अब टाइम कितना लगेगा? 25 को x + 8 से डिवाइड कर देंगे तो 25/x + 8। बच्चों पहले इतना टाइम लग रहा था, अब इतना टाइम लग रहा है। इन दोनों टाइम का डिफरेंस देखो कितना दिया? 10 घंटे कम लगते हैं, तो इक्वल हो गया 10। कितना हो गया? 10। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो यहाँ 25 कॉमन हो जाएगा और वो इधर ऐसे आ जाएगा, तो 10/25 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/x - 1/x + 8 इक्वल 10/25। ये 25 कहाँ से आया है? ये वाला जो कॉमन लिया था, अपॉन में आ गया। ये हो गया आपका x + 8 - x, x + 8 - x अपॉन x² + 8x, x² + 8x हुआ इक्वल 5 × 2 = 10, 5 × 5 = तो 2/5 हो गया। अब इससे x से ये x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x² + 2 × 8 = 16x हो गया इक्वल 8 × 5 = 40। 2 से डिवाइड कर दो पूरे को तो ये हो जाएगा x² + 8x इक्वल 20। सेम साइड में कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? x² + 8x - 20 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसके ऐसे फैक्टर्स करने तो 20 बन जाए, 20 के ऐसे फैक्टर्स की 8 आ जाए, तो 10 × 2 = 20 होता है और 10 2 का डिफरेंस 8 होता है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका x² + 10x - 2x - 20 इक्वल 0। अब एक बार ये ले लेंगे, एक बार ये ले लेंगे तो इससे आ जाएगा x, पहले पेयर में x + 10 - 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 10 इक्वल 0। फाइनली इससे आ जाएगा x - 2 x + 10 इक्वल 0। अब आइदर दिस इक्वल 0 आइदर दिस इक्वल 0, तो इससे तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। भाई स्पीड कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, तो स्पीड अगर नेगेटिव आ रही तो इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा है? x - 2 इक्वल 0, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे? 2। x इक्वल आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। और x ही हमने क्या लेट किया था? स्पीड ऑफ कार। इट मीन्स जो कार की स्पीड है वो क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर। और 2 कहां पर दिया? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों क्या होगा? 2 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? है ना बढ़िया क्वेश्चन? तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने बस कुछ नहीं किया है, कार की स्पीड हमने लेट करी है x है, डिस्टेंस हमको पता थी 25, तो 25 x की स्पीड से जाएंगे तो टाइम इतना लगेगा। फिर 25 किलोमीटर जाना है x + 8 की स्पीड से। क्यों? क्योंकि अब स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ चुकी है, तो 25/x + 8 हो गया। इन दोनों, ये इस टाइम और इस टाइम का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया था 10 आवर्स, दोनों का डिफरेंस 10 के इक्वल कर दिया और इसके बाद बस सॉल्व कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इससे ये आ गया और x की वैल्यू आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।